नमस्कार। चंद्रकांत बी भट्ट अमेरिका से। आज जब देश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, न्यायतंत्र जब बिका हुआ सुप्रीम कोर्ट भी लगती है, कितने सारे जजमेंट जो दिए वो कितने गलत थे, क्यों गलत थे उसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैंने जो एक आर्टिकल्स पढ़ा कि न्यायाधीशों के साथ पवित्र गाय जैसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। कभी कभी ऐसे भी जज आ जाते हैं जो सच बोलते हैं। मद्रास उच्च न्यायालय में तमिल फिल्म करुप्पू पर प्रतिबंध लगाने की याचिका दायर की गई थी और याचिकाकर्ता वकील R.S. तमिल वेंद्र ने आरोप लगाया कि फिल्म में न्याय व्यवस्था को नकारात्मक रूप में दिखाया गया है। फिल्म के एक दृश्य में न्यायाधीश को रिश्वत लेते और नशीले पदार्थ लेते हुए दिखाया गया है। तर्क दिया गया है कि ऐसे दृश्य संविधान के खिलाफ हैं और न्यायाधीशों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाते हैं। और फिल्म के निर्देशक बालाजी ने भारतीय न्यायिक प्रणाली की बेतुकी आलोचना की है। तो तब क्या हुआ कि न्यायाधीश G.R. स्वामीनाथन और V. लक्ष्मी नारायण, इंटेलिजेंट टैलेंटेड जज, उसे कहते हैं, न्याय उसे कहते हैं, ईमानदारी इसे कहते हैं, न्याय अंधा नहीं है उसे कहते हैं कि उसने बेंच ने 21 मई 2026 को अपने आदेश में टिप्पणी की कि न्याय व्यवस्था में भ्रष्टाचार मौजूद है। अतीत में भ्रष्ट न्यायाधीश थे और आज भी हैं। हम न्यायिक भ्रष्टाचार के मामलों से परिचित हैं और उन्हें देखा है। मद्रास उच्च न्यायालय नियमित रूप से ऐसे काले धब्बों को हटाता है और भ्रष्टाचार कई बार वकीलों की संस्था के सदस्यों द्वारा किया जाता है और हाईकोर्ट हमेशा भ्रष्ट व्यक्तियों को पकड़ने और परिस्थितियों का सही तरीके के सामना करने के लिए नज़दीक से निगरानी रखती है और न्यायपालिका आलोचना से परे नहीं है। अगर किसी फिल्म में न्यायपालिका में पहले भ्रष्टाचार का या कमजोरियाँ दिखाई गई हो तो सिर्फ उसी आधार पर फिल्म पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। न्यायाधीशों के साथ पवित्र गाय जैसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। न्याय कोई छुपी चीज़ नहीं है, उसे जांच और परीक्षा का सामना करने दिया जाना चाहिए। तमिल सिनेमा में हर चीज़ का नाटकीयकरण सामान्य है। इसे कलात्मक स्वतंत्रता कहा जा सकता है और कलाकारों को किसी भी परिस्थिति को अपनी तरह दर्शाने का अधिकार है। ऐसे मामलों में कलाकार के पास अधिक गुंजाइश और स्वतंत्रता होती है। फिल्म एक कलात्मक कृति है और कलाकार को कानून द्वारा प्रतिबंधित किए बिना खुद को व्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और ऐसे प्रतिबंधों को रचनात्मक व्यक्ति के अधिकारों को दबाने के संकेत के रूप में नहीं समझना चाहिए। यदि किसी की बौद्धिक क्षमता और सृजनात्मक शक्ति को कानून की सीमाओं के बाहर दबाया जाए तो रचनात्मकता लुप्त हो जाती है और तब रचनात्मकता मर जाती है तो सभ्यता के मूल्यों का भी नाश हो जाता है। और संविधान की धारा 19(1)(a) नागरिकों को वाणी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार सुनिश्चित करती है और इस स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि कोई भी व्यक्ति वाणी, लेखन, छपाई, फोटोग्राफ या किसी भी अन्य माध्यम से अपनी राय व्यक्त कर सकता है और इस अधिकार में बोलने की स्वतंत्रता और अपने विचारों का प्रचार या प्रकाशन करने का अधिकार शामिल है और सेंसर बोर्ड CBFC द्वारा प्रमाणित किए जाने के बाद उच्च न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और फिल्म में 7 बेल्स कोर्ट नामक काल्पनिक अदालत और पात्र दिखाए गए हैं, इसलिए वह अदालत के होनामा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के समकक्ष नहीं है। तमिल सिनेमा में कहानी को प्रभावशाली बनाने के लिए थोड़ी अतिशयोक्ति और मेलोड्रामा सामान्य बात है और फिल्म में काल्पनिक अदालत के
न्यायाधीशों और वकीलों को भ्रष्ट दिखाया गया है, न कि संपूर्ण न्यायिक प्रणाली को, अथवा फिल्म पर प्रतिबंध लगाने या उसे नियंत्रित करने का कोई आधार नहीं है। और उच्च न्यायालय ने ये 2 जजों ने उसकी याचिका को खारिज कर दिया। मैं उसको सत सत सलाम करता हूँ। ऐसे बंदे अगर देश में हो जाए, हाँ कभी जज लोया भी जैसे भाई हो जाते हैं, लेकिन उसका अंजाम उसको क्या भुगतना पड़े, क्योंकि आज सत्ता में बैठे लोग उसका अंजाम बहुत बुरा करते हैं, जैसे हरिन पंड्या का हुआ। शायद इसलिए लोग डरते हैं। जब अदालतें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कलात्मक स्वतंत्रता के पक्ष में ऐसे निर्णय देती हैं, तो इसका समाज, फिल्म उद्योग और कानूनी व्यवस्था पर गहरा और लंबे समय तक रहने वाला प्रभाव पड़ता है। जैसे रचनात्मक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना, फिल्म निर्माता, लेखक और कलाकार बिना किसी डर के समाज की वास्तविकताओं का या व्यवस्था की कमियों के बारे में खुलकर बात कर सकते हैं। जब अदालतों ऐसी पाबंदियों को हटा देती है, तो कलाकारों को कानूनी सुरक्षा का भरोसा मिलता है, जिससे वे सेंसरशिप के डर के बिना प्रायोगिक और साहसिक विषयों पर फिल्में बना पाते हैं। दूसरा, न्यायपालिका में पारदर्शिता और आत्मनिरीक्षण। न्यायाधीश कोई पवित्र गाय नहीं है। अदालत की यह टिप्पणी दर्शाती है कि न्यायपालिका स्वयं आलोचना स्वीकार करने के लिए तैयार है। इससे यह संदेश जाता है कि लोकतंत्र में कोई भी संस्था आलोचना से परे नहीं है। यह संस्थाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार या कमजोरियों पर चर्चा या मार्ग प्रशस्त करता है, जो अंततः व्यवस्था में सुधार लाने में सहायक सिद्ध होता है। तीसरा, दुरुपयोग पर रोक। अक्सर फिल्मों की रिलीज से पहले ही उन्हें बैन करने के लिए याचिकाएं, जनहित याचिकाएं दायर की जाती हैं, सिर्फ पब्लिसिटी पाने के लिए या किसी खास एजेंडा को पूरा करने के लिए। जब अदालतें ऐसी याचिकाओं को खारिज कर देती हैं, तो भविष्य में ऐसी इस तरह की बेवजह कानूनी रुकावटें खड़ी करने वाला हौसला टूट जाता है और अदालतों का कीमती समय भी बचता है। चौथा, सेंसर बोर्ड CBFC की स्वायत्तता को मजबूत करता है। यह फैसला इस बात की पुष्टि करता है कि यदि किसी फिल्म को कानूनी प्रक्रिया के तरफ विशेषज्ञ संस्था CBFC द्वारा प्रमाणित कर दिया जाता है, तो न्यायपालिका को उसमें बार बार हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इससे सेंसर बोर्ड के अधिकार और उसके निर्णय लेने की क्षमता को और अधिक मजबूती मिलती है। पांचवा, कल्पना और वास्तविकता के बीच का अंतर स्पष्ट है। सिनेमा में किसी कहानी को दिलचस्प बनाने के लिए कुछ हद तक ड्रामा या अतिशयोक्ति जरूरी होती है, और अदालत ने यह माना कि काल्पनिक किरदारों का घटनाओं को अदालत की अवमानना नहीं माना जा सकता। इससे कलाकारों को भी कहानी पेश करने के लिए जरूरी रचनात्मक आज़ादी मिलती है। ऐसे फैसले लोकतंत्र को और अधिक परिपक्व बनाते हैं। यह साबित करता है कि एक प्रगतिशील समाज के तौर पर हम सिनेमा के माध्यम से न केवल तारीफ बल्कि कड़ी आलोचना और कड़ी सच्चाई को भी पहचानने की क्षमता रखते हैं। इस आर्टिकल्स गुजरात में लिखा हुआ था और रमेश भाई सवाणी साहब, उसको मैं सलाम करता हूँ। एक एक्स IGP गुजरात के हैं। वो सच्चे देश प्रेमी हैं, देशभक्त हैं, कायदे के जानकार हैं। उसने बहुत कुछ, ये बंदा पुलिस ऑफिसर होने के बावजूद बहुत अच्छा लिखता है। भारत के लिए, देश के लिए, गुजरात के लिए मेरे हिसाब से गौरव है। मैं उसको शत 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 प्रणाम करता हूँ। मेरे राहुल जी यहाँ अमेरिका में, वो गुजराती हैं, बहुत कुछ। वो लड़की आहिर बहुत अच्छा, अभी तो 1 लाख उसका सब्सक्राइबर हो गया। इतने अच्छे जो लिखने वाले हैं, बहुत अच्छे लिखने वाले हैं, देश प्रेमी हैं, देशदार वाले हैं। तो ये आर्टिकल 27 मई 2026 को गुजराती में उसने फेसबुक पर लिखा था। मैंने सोचा कि
पूरे विश्व में रहने वाले भारतीय, नॉट ओनली गुजराती, ये जाने समझे कि न्यायपालिका, अगर न्यायपालिका बिक जाएगी, अगर मीडिया बिक जाएगा और भारत का ये दो स्तंभ अगर बिक जाएगा तो लोकशाही में कुछ बचता नहीं है, क्योंकि आज कुछ बचा ही नहीं है। सब कुछ बेच डाला है, सब कुछ खरीद लिया है, बाकी बचा आप। मैं तो बच गया हूँ, NRI हूँ। इस देश में भारत का तिरंगा भी फाड़ के फेंक दिया जाता है। ऐसी लोकशाही है। हाँ, अमेरिकन का झंडा कोई भी ऐसा नहीं कर सकता है कि मैं हम अमेरिकन नागरिक, आई एम अमेरिकन बोलते हैं, सच्चे देशभक्त हैं। यहाँ 90% करप्शंस कंट्रोल्ड हैं, क्योंकि पुलिस रिफॉर्म्स से न्यायपालिका झड़पी है और सिस्टम सरल है, वो भारत में नहीं है। अभी तो सिस्टम की जो हर वेन आर्टरीज में ऐसा लहू डाल दिया है, विश्वगुरु विश्वगुरु विश्वगुरु। बचना आपका काम है। नमस्कार।